स्वागत है साथियों। आज से हम सभी यूपीजीडीसी की रिटन परीक्षा की तैयारी के लिए ये बैच शुरू कर रहे हैं जिसका नाम पुनर्नवा बैच है। इस बैच में देखेंगे हम कि सबसे पहले यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो हम सभी जानते हैं और हमने प्री की परीक्षा की तैयारी के दौरान वो सारी चीज़ें उनका अध्ययन भी किया क्लासेस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था उसमें ये प्री परीक्षा के विषय में बताया गया है। अब आप देखेंगे मुख्य परीक्षा की जो प्रकृति है वो कैसी होगी। तो ध्यान रखना है आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार है। तो सबसे पहले हम इसे ही समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें उत्तर कैसे लिखना है और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो जो पहली बात है वो यही हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो प्रश्न पत्र का जो प्रकार होगा वो परंपरागत ढंग का होगा, यानी जैसे लिखित परीक्षाएं हमने ग्रेजुएशन में पीजी के दौरान दी हैं उसी तरीके से लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की संख्या इसमें बताया है कि लिखित परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा। कुल पूर्णांक इसमें देखेंगे तो कुल पूर्णांक जो है वो 200 अंक का होगा लिखित परीक्षा का, जिसमें 80 और 120 के रूप में डिवाइड किया हुआ है। 80 नंबर में क्या है, 120 नंबर के प्रश्न कैसे होंगे, उन सभी को हम अभी देखेंगे। समयावधि आपको ध्यान रखनी है कि कितना समय मिलेगा आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए। तो 3 घंटे का पूरा समय निर्धारित है जिसमें आपको इस पूरे 200 अंक के जो प्रश्न आपके आएंगे उन्हें लिखना होगा, उनका बेहतर उत्तर लेखन करना होगा। ठीक है, तो ये वैकल्पिक परीक्षा के विषय में था। अब यहाँ पर है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी ऑप्शनल नहीं होंगे कि आपको 2 प्रश्न देके ये अथवा ये इस तरह वाला नहीं है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। 2 खंड होंगे और सभी प्रश्न दोनों खंडों के अनिवार्य होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। खंड अ के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि कैसे प्रश्न आएंगे। खंड अ के अंतर्गत कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी, 10, यानी 10 प्रश्न खंड अ के अंतर्गत होंगे और खंड ब के अंतर्गत भी 10 प्रश्न होंगे। अर्थात कुल 20 प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो खंड अ में जो प्रश्न आएंगे 10 वो होंगे लघुत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्द होगी। ठीक है, 125 शब्दों में लिखना होगा लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको, और 10 प्रश्न होंगे ये। खंड ब में जो 10 प्रश्न आएंगे वे होंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उत्तर का अभ्यास करना होगा। ठीक है, यहां प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। तो अब यहां पे देखेंगे कि जो खंड अ है इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 8 नंबर का होगा, यानी 80 नंबर होंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे एक प्रश्न 12 अंक का होगा और कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे, तो ये आपका 120 नंबर का हो जाएगा। तो ये जो 80 और 120 यहाँ पे बताया हुआ है विभाजन, वो इस आधार पे होगा। तो आपको ध्यान रख लेना है 125 शब्द लघुत्तरीय प्रश्न के और 200 शब्द दीर्घोत्तरीय प्रश्न के। तो ऐसे ये सारी बातें ध्यान रख के आपको अपने उत्तर लेखन का अभ्यास करना होगा। ठीक है, ध्यातव्य है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा अनुमोदित हैं, जो कि हमारे सभी के पास होगा, उसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि साक्षात्कार के विषय में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साक्षात्कार 25 अंक का होगा यथा शासनादेशानुसार। प्रश्नगत मुख्य यानी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इन दोनों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। यानी प्री परीक्षा को आप इस तरह से एक तरह से क्वालिफाइंग मान सकते हैं। तो ये जानकारियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की जो ये क्लास है लिखित परीक्षा की जो तैयारी के लिए आज हम
यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। ये एक डेमो क्लास के रूप में ही आप इसको देख सकते हैं, जिसमें सारी जानकारियाँ हम यहाँ पर देखेंगे। पाठ्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम किस रूप में है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, देवनागरी लिपि, कार्यालयी हिंदी, पारिभाषिक हिंदी, ये सारी बातें, लोक साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारी चीज़ें आपको, इवन कुछ आपको व्याकरण के हिस्से भी पढ़ने हैं। तो उन सभी से कैसे प्रश्न बनेंगे वो हम अनवरत ऐसे ही हम कुछ प्रश्न आपके लिए उपलब्ध कराएंगे आगामी क्लासेस में, जिनका उत्तर आप सभी अभ्यास करके हमें भेजेंगे, हम उन्हें देखेंगे और उसके बाद एक मॉडल आंसर हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे क्रम करके हम लोग एक दिन क्लास और एक दिन अभ्यास, इस रूप में हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो जैसे नमूने के रूप में अगर हम देखें कि ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्रतिफलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक बोध का मूल्यांकन कीजिए। अब अगर आप बात करें कि ये अगर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आएगा, यानी 200 शब्दों में अगर आपको इसको लिखना होगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो आप शब्दों की सीमा देख सकते हैं। अगर आप 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे तो लगभग इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक पूरा पेज, 2 पेज, 3 पेज आपको लिखना है। आप उत्तर लेखन करें और एक पृष्ठ में कितने शब्द आते हैं आप उसे काउंट करें। कम से कम ये अभ्यास आपको 4 से 5 बार करना होगा कि एक पेज में जब आप लिखते हैं तो आप अपनी हैंड राइटिंग में एक पेज में कितने शब्द लिखते हैं। उससे आपको अनुमान हो जाएगा। परीक्षा हॉल में आपके पास, आपके मस्तिष्क में अतिरिक्त कोई तनाव या दबाव नहीं होगा कि हम जो लिख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम 300-400 शब्दों में लिख दें या 100 शब्दों में ही हमारा उत्तर समाप्त हो रहा है। तो आप अपनी हैंड राइटिंग के अनुसार मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपको 1 पेज लिखना है या 2 पेज लिखना है 200 शब्दों के लिए। ठीक है, तो जैसे देखें, आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्रतिफलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक बोध का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे हम कैसे इसका उत्तर लिख सकते हैं? परिचयात्मक ढंग से हम थोड़ा सा हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में लिखेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में हल्का सा परिचय देने के बाद ही हम उसके सांस्कृतिक और सामाजिक बोध के बारे में बता सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी, यानी आचार्य शुक्ल की पुस्तक के अनुसार अगर आप लें 993 ईस्वी से 1375 के आसपास जो उन्होंने समय सीमा मानी है, तो उस हिसाब से 10वीं से 14वीं शताब्दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी यही मानते हैं, हिंदी काव्य परंपरा का प्रारंभिक चरण है। आपने परिचय के रूप में ये बता दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी साहित्य की आधारभूमि माना है, आदिकाल को। इस काल की प्रमुख विशेषता वीरगाथात्मक प्रवृत्ति है। अब हम विशेषता के रूप में जब बात कर रहे हैं तो वीरगाथात्मक प्रवृत्ति इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल कहते हुए भी इसकी जो विशेषात्मकता बताई है वो कहा कि वीरगाथात्मक प्रवृत्ति है। किन रचनाओं के आधार पे की? तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, बीसलदेव रासो नरपतनाल, खुमार रासो और हमीर रासो जैसी रचनाओं में राजाओं के शौर्य, युद्ध, स्वामी भक्ति और बलिदान का प्रभावशाली चित्रण मिलता है, इसलिए ये वीरगाथात्मक प्रवृत्ति की हैं। अब इनके सामाजिक और सांस्कृतिक बोध का मूल्यांकन अगर हम करें तो भाषा की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य मुख्यतः अपभ्रंश और अवहट्ट में रचित है, जो संस्कृत और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी है। यानी अपभ्रंश और अवहट्ट क्या है? वो जो संस्कृत की परंपरा, जो संस्कृत पाली प्राकृत रही है, और आधुनिक हिंदी जो भाषाएं, आर्य भाषाएं हैं, आधुनिक हिंदी भाषा, उनके बीच की कड़ी रही है अपभ्रंश और अवहट्ट। अब इनके विषय में जब हम बात करेंगे तभी सामाजिक और सांस्कृतिक बोध उभर के आएगा कि सरहपा, कढ़पा और शबरपा जैसे सिद्ध कवियों, जब आप किसी कवि का नाम लें तो उसकी धारा आपको ज्ञात होनी चाहिए कि वो किस धारा में। सिद्ध कवियों की रचनाओं में दार्शनिक गूढ़ता के साथ लोक का बोध भी विद्यमान है। छंद विधान में, अब ये यहाँ पे तो हमने बताया कि लोक का बोध भी विद्यमान है इन सभी में। अब प्रकृति और क्या है कि छंद विधान में दोहा, छप्पय, चौपाई और रोला का प्रयोग हुआ, जिन्हें चारण भाट जन समूहों
और राज दरबारों में गाकर प्रस्तुत करते थे। तो जो चारण और भाट होते थे वो क्या करते थे, जनसमूहों में या राज दरबारों में वहां गाते थे और गाकर के प्रस्तुत करते थे इन छंदों में। साहित्यिक दृष्टि से इस काल में हिंदी ने स्वतंत्र काव्य भाषा का स्वरूप ग्रहण किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें भावों की अपेक्षा घटनाओं की प्रधानता है। तो ये जो इस तरह के काव्य हैं इनमें भावों की अपेक्षा घटनाएं ही प्रधान हैं, घटनाएं ही घटित होती है और उन्हीं से कथा आगे बढ़ती है। सांस्कृतिक दृष्टि से जब हम बात करें तो यह काल क्षत्रिय संस्कृति, जो छात्र धर्म था, क्षत्रियों की का जो धर्म था, उस दौर की जो सामंती व्यवस्था, जौहर, वीरमरण, राजधर्म तथा कुल मर्यादा का सजीव दस्तावेज है। आप चाहे बीसल देव रासो की बात कर लें, आप चाहे पृथ्वीराज रासो की बात कर लें, इन सभी में आपको वीरमरण जैसा भाव दिखाई पड़ेगा, श्रृंगारिकता दिखाई पड़ती है। तो ये सांस्कृतिक दृष्टि का एक रूप निर्मित करती हैं ये सारी बातें। ठीक है, तो हम इसको मेंशन करेंगे अपने उत्तर में। साथ ही विदेशी आक्रमणों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय चेतना और आत्मरक्षा की भावना भी व्यक्त होती है। अतः आदिकाल हिंदी साहित्य की आधारशिला तथा भारतीय सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। तो हम इस रूप में, अब यहाँ से आप ध्यान देखेंगे, जब जब हम लोग प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बस इतना याद किया कि बीसल देव रासो नरपतनाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, या आदिकाल की प्रवृत्ति वीरगाथा काल किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। समय सीमा की बात करें, यहाँ पर वो आपकी सारी तथ्यात्मक जानकारियां आपके विचारों को प्रकट करने में मदद करेंगी। तो जितना आप तथ्यात्मक रूप से करेक्ट रहेंगे उतने ही बेहतर ढंग से आप अपने उत्तर को लिख पाएंगे। मान लीजिए आपने इतने 200 शब्दों के उत्तर में तथ्यात्मक त्रुटि कर दी कि पृथ्वीराज रासो के कवि का नाम आपने गलत लिख दिया, या बीसल देव रासो के कवि का नाम गलत लिख दिया, या वीरगाथात्मक प्रवृत्ति कौन मानता है आदिकाल की, ये बात कहते हुए आपने कोई गलती कर दी, वहां से कंफ्यूजिंग आंसर लगने लगता है आपका कि आपने तथ्यात्मक जानकारियां नहीं रखी हैं। तो तथ्यात्मकता के साथ आप उसकी पूरी पृष्ठभूमि को भी जब ध्यान में रख के इन बातों को लिखते हैं तो आप सामाजिक और सांस्कृतिक बोध उस समय का कैसा रहा है, वो आदिकालीन हिंदी साहित्य में कैसे उभर के आया है, वो आप लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अब इस आंसर को देखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग में इन्हें लिखना है, और लिखने के बाद आपको ये देखना है कि जब आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो हो सकता है फॉन्ट आप बड़े लिखते हो या कोई बहुत छोटा लिखता है, तो आपको कितने पेज में 200 शब्दों को लिखना है वो आप निर्धारित कर पाएंगे। तो पहली ये जो कठिनाई है कि हम कितना लिखें, कहाँ स्टॉप लगाएं, वो बातें आप यहाँ पे समझ पाएंगे, वो निर्धारित हो जाएगी आपकी प्रवृत्ति। तो ये 200 शब्दों की जो सीमा है आप देखेंगे, आप इन्हें काउंट करेंगे तो लगभग 200 के आसपास ये शब्द पहुंचते हैं। तो हमारी बात सामाजिक और सांस्कृतिक बोध के रूप में यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में देखें, जहां पे हमें 150 शब्द में अपने उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, हम सभी ने ग्रेजुएशन और पीजी के दौरान भी नामकरण वाले चैप्टर में ये प्रश्न इसका सामना किया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के औचित्य पर विचार करते हुए इस काल की काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए कि इस काल की काव्य प्रवृत्तियां कैसी कैसी थी, कैसे कैसे काव्य रचे जा रहे थे, और आदिकाल का नामकरण कितना औचित्य है आदिकाल कहना, वो बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 150 शब्दों के आसपास ये उत्तर है। तो देखते हैं इसमें कैसे हम लिखें। तो नामकरण, दो बातें ध्यान रखनी है, नामकरण का औचित्य क्या हो और काल की जो इस काल के काव्य है उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं। तो दोनों बातें आप देखेंगे तो वो इस उत्तर में आ जाएंगी। जैसे आदिकाल शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के लिए किया। उनके अनुसार यह हिंदी भाषा और काव्य के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। ये सभी ने माना हुआ है कि हिंदी भाषा की और उसके काव्य के विकास की प्रारंभिक अवस्था है आदिकाल, इसलिए आदि शब्द ही उपयुक्त है क्योंकि आरंभिक अवस्था है। उन्होंने इसे वीरगाथा काल भी कहा। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको जानकारी है कि आदिकाल
के लिए वीरगाथा काल भी शुक्ल जी ने कहा है। किंतु के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम लिख देंगे कि इन्होंने बताया कि इस काल में केवल वीरगाथाएं नहीं बल्कि सिद्ध और नाथ साहित्य जैसी धार्मिक दार्शनिक रचनाएं भी रची जा रही थी। अब देखिए, नामकरण के लिए अब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत आवश्यक हो जाता है। उन्होंने जो हिंदी साहित्य की भूमिका नाम की पुस्तक लिखी है या हिंदी साहित्य का आदिकाल, उन्होंने बहुत जोर दिया है इस बात पर कि केवल वीरगाथात्मकता ही आदिकाल की विशेषता नहीं है। सिद्धों और नाथों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है जिन्होंने हिंदी साहित्य के, हिंदी काव्य के आदिकाल को निर्मित करने में बड़ा योगदान दिया। तो ये बात ऐड करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि केवल वीर गाथाएं नहीं बल्कि सिद्ध और नाथ साहित्य जैसी धार्मिक और दार्शनिक रचनाएं भी थी। इसलिए आदिकाल नाम अधिक व्यापक और तटस्थ है। वीरगाथा कह देने से वीरगाथाओं तक ही सीमित हो जाएगा आदिकाल, लेकिन जब हम सिद्ध और नाथ साहित्य को भी केंद्र में रख लेते हैं तब केवल आदिकाल कहना ही ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि ये नाम व्यापक और तटस्थ माना जाता है, किसी एक की तरफ झुका हुआ नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये तो हो गया आदिकाल के नामकरण के औचित्य पर। इस बात को हम और भी पुस्तकों से, जैसे अगर कहीं रामविलास शर्मा की पुस्तक में अगर आया होगा या नगेंद्र की पुस्तक में भी तथ्य आया होगा, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस काल की काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। अब हमें विश्लेषण करना है तो प्रवृत्तियां कैसी थी। तो इस काल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति वीरगाथात्मकता रही है, जिसका उदाहरण पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो जैसी रचनाएं हैं। इनमें क्या है, शौर्य, युद्ध, स्वामी भक्ति, बलिदान आदि का वर्णन मिलता है। चारण भाट परंपरा, अब देखिए काव्य प्रवृत्ति की बात हो रही है। चारण भाट परंपरा गेय छंदों जैसे दोहा, चौपाई और छप्पय और मौखिक परंपरा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये काव्य की प्रवृत्ति के विषय में बात हो गई। साथ ही सिद्धनाथ काव्य में योग साधना और जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। तो यहां हमने शुक्ल जी के अनुसार बातें लिखी और यहां से योग साधना और सिद्धनाथ काव्य में जो योग की बातें थी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दोनों बातें आ गई। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों की बात की हुई है। अब आगे देखिए कि भाषा के स्तर पर, अभी यहाँ पे हमने काव्य की प्रवृत्तियों के आधार पर बात कर लिया और काव्य की प्रवृत्तियों में भाषा का भी योगदान होता है। तो भाषा के स्तर पर अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी जो पुरानी हिंदी का रूप रहा है उसका प्रयोग दिखाई पड़ता है, जिसने आगे चलकर भक्तिकालीन हिंदी की नींव तैयार की। ऐसे आप इस काल की काव्य प्रवृत्तियों के विषय में जो उसके प्रमुख छंद रहे हैं, मौखिक परंपराओं में भी कई सारे काव्य मिलते हैं, जैसे आल्हाखंड वगैरह की बात करें तो हम उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बात बता देंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिद्धनाथ काव्य परंपरा, योग साधना और जीवन दर्शन की बातें भी हो जाएंगी। तो इस तरह आप 150 शब्दों वाले इस प्रश्न यानी लघुत्तरी प्रश्न को देख रहे हैं और यहाँ पर आपने देखा 200 शब्दों में। तो यानी मामूली सा अंतर ही जब आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो 200 शब्द और 150 शब्द, सॉरी ये लघुत्तरी वाला 125 शब्द है, ध्यान रखें 125 शब्द। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 125 शब्द जो है वो उसकी सीमा, बोलने में त्रुटि हुई है, 125 को 150 हमने कहा है, उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। तो 200 शब्द और 125 शब्द दोनों का अभ्यास जब आप 2 बार 3 बार लिख करके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पृष्ठ में आप लिखते हैं। हर एक छात्र की अलग अलग प्रकृति होगी। तो आप सभी ने प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। लिखित परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, किताबों को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को देखिए कि आयोगों में कैसे प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे गए हैं या फिर लोक साहित्य पर प्रश्न बनता है तो कैसा बनता है, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आप सभी को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी इन क्लासेस के दौरान कि आप और बेहतर उत्तर इसे कैसे बना सकते हैं। तो जब पूरे जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों में हम 1-2 दिन अभ्यास,
प्रश्न आपके पास आएंगे, आप उन्हें लिखेंगे और एक दिन उस पर पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये क्रम लगातार हमारा चलेगा, तो हम जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर पाएंगे और देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा खासा अपना नोट्स तैयार हो जाएगा, जिनमें आप यहाँ पर जो हम बताएंगे उनमें करेक्शंस भी करके आप किसी और भी तरीके से अपने उत्तर को समायोजित करके बना सकते हैं, ताकि परीक्षा से 15 दिन पहले आप उन्हें रिवाइज भी करें। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें आप लोग कि आप परीक्षा के 15 दिन पहले अपने द्वारा इन जो तैयारी आप कर रहे हैं उसे रिवाइज करने का आपके पास समय हो, आप रिकॉल कर सकें कि आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त कौन कौन सी बातें उसमें शामिल कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज ये परिचयात्मक क्लास थी, इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको लिखना है, एक मनस्थिति तैयार करनी है। और जैसे ही आप एक दो क्लास के बाद या एक दो अभ्यास प्रश्नों के बाद जैसे ही आप खुद अभ्यास करेंगे, खुद लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मनस्थिति स्थिर होगी और आप समझ करके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, कुछ अच्छी पुस्तकों का रेफरेंस भी देंगे, वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो इस पूरे प्रारूप को ध्यान में रखेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कितने अंक होंगे, कितना समय मिलेगा आपको लिखने के लिए, जिससे आप बेहतर मनस्थिति से तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। तो जो भी कोई प्रश्न हो आप लोग कह सकते हैं। अभी हम एक दो क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से करेंगे। जैसे ही तैयारी हमारी आगे बढ़ेगी, रिदम पे हम आगे बढ़ेंगे, हमें डिस्कशन की ज़रूरत होगी, हम लाइव जुड़ते रहेंगे और लाइव जुड़ करके सारे प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे उसके पहले आपको ग्रुप में कम से कम 3 प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनका अभ्यास आप लोग खुद करेंगे। जो किताबें आपके पास हैं उनके आधार पर आप उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। फिर हम प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर उन प्रश्नों के एक उत्तर का प्रारूप आपके पास रखेंगे। इस तरह एक प्रश्न के 2 प्रारूप आपके पास हो जाएंगे उसके उत्तर लिखने के, जिससे एक आपका नजरिया होगा और एक हमारा नजरिया होगा। तो एक संतुलन स्थापित करके आप बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में आगे और नए प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, उनका अभ्यास करते रहें। नमस्कार।